हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज दया पंवार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस डीपी गाइड के माध्यम से हम लोग करियर गाइडेंस से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियोस यहाँ पर लेकर आते हैं। एंड इस डीपी गाइड के माध्यम से पिछले कुछ ही दिनों में हम लोगों ने 2-3 सीरीज में स्टार्ट की थी, जिसमें पहली मैं एक लैंग्वेज से लेकर के या इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश, किसी भी नाम से आप कह सकते हो। एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, जिसमें मैंने कुछ 3-4 चैप्टर्स या 3-4 वीडियोस पहले बनाई थी। आप लोगों ने फॉलो भी की उसको। एंड साथ ही में मैंने जवाहर नवोदय से रिलेटेड और राजीव गांधी एकलव्य एंड सैनिक स्कूल से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट की। उसमें मैंने अभी जेएनवी का 2020 का एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और अभी लगभग वो पेपर कंप्लीट हो गया। जो बच्चे उसको उस प्ले लिस्ट को देख रहे हैं अभी तक, उसमें से ये वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक कि मैं दूसरी वीडियो नेक्स्ट कोई एग्जामिनेशन का पेपर सेट लगवाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। वापस मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अभी तक हमने लगभग 4-5 वीडियोस मैंने इससे पहले भी बनाई, जिसमें मैंने सेंटेंस से रिलेटेड आपको बताया। इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर की अगर हम बात कहें, टोटल ग्रामर में कौन कौन से चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाने की कोशिश की। एंड उसी के बाद मैंने एक आर्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, जिसमें पहले आर्टिकल से रिलेटेड समझाया। एंड आफ्टर दैट एक प्रैक्टिस सेट हमने लगाए थे, 1-2 प्रैक्टिस सेट हमने आर्टिकल से रिलेटेड लगाने की कोशिश की थी। होप आप लोगों ने उन वीडियोस को फॉलो किया होगा, आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छे से समझाने की, बाइलिंगुअल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसी कड़ी में जो है ये इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही है, उसका काफी बीच में थोड़ा गैप भी हो गया था ना, उसको मैं कंटिन्यू अब कर रहा हूँ। आज नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल से। जिन्होंने अभी तक हमारे इस डीपी गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर वो व्यक्ति इससे जुड़ सकता है, इस चैनल को से जुड़ सकता है एंड इस चैनल के माध्यम से इस सीरीज को फॉलो कर सकता है। अगर कोई इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बेसिक ग्रामर सीखना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, क्लास 4th 5th से ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट्स है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आफ्टर दैट ऑल्सो जो बीए कर रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसमें बेसिक ग्रामर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ही बेसिक से मैंने शुरुआत की है, धीरे धीरे इसका लेवल मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एंड कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रामर का सेक्शन जो है, एक बेसिक ग्रामर, आपको एक ओवरव्यू पूरा जो है मैं कुछ ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। एंड आफ्टर दैट हमारा जो है मेन जो मोटो होगा, इसका मोटिव, वो मेन जो पर्पस है वो स्टार्ट करेंगे, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसके हम प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे, एरर्स फाइंड आउट करेंगे, और जिस तरीके का पैटर्न जो एग्जामिनेशन में आता है, पूरी ग्रामर को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और साथ के साथ जितनी भी एक्सरसाइज है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ताकि आपको एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। या आप ये समझ लो कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो एग्जामिनेशन में ग्रामर का जो सेक्शन होता है इंग्लिश का, उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, जैसे उसी सीक्वेंस में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सिलेबस, या आप ये मान के चलो कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताए थे कौन कौन से चैप्टर्स हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, उसी कड़ी में नेक्स्ट जो आज का जो हम चैप्टर पकड़ने जा रहे हैं, पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था, आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आज का जो टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सुना भी होगा, जिन्होंने ग्रामर पहले पढ़ी होगी, एंड जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो उनको मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर कहा जाए कि जो भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं या जो भी इंग्लिश की बात हम बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें उस कंप्लीट सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज होते हैं जिससे हमें उस
कंप्लीट सेंटेंस का सेंस समझ में आता है और उसकी ब्यूटी बढ़ाता है, तो वो जो कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि बोलने का जो ढंग है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं उस सेंटेंस में जो यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो मेन जो हमारे इस इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो है 8, टोटल 8, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। सो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 है, 8 है इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड आपका आ गया वर्ब, थर्ड वन इज प्रोनाउन, फोर्थ आपका आ गया एडजेक्टिव्स, फिफ्थ आपका ये यहां पर है एडवर्ब्स, सिक्स है प्रीपोजिशंस, सेवेंथ है कंजंक्शंस एंड एट्थ इज इंटरजेक्शंस। सो दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। और जो जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये इनको कीवर्ड के तौर पर हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में इन जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर दिए हुए हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शंस हो गया, सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि ये टोटल 8 हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये इसको अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे जो हिंदी की जो हमारी ग्रामर, जिसको जो हिंदी की व्याकरण जो होती है, यानी कि हिंदी ग्रामर जो है, उससे अगर रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये वहां पर भी होते हैं। जैसे नाउन को संज्ञा हिंदी में कहते हैं, संज्ञा वहां भी होती है। वर्ब क्रिया, ये भी वहां होता है। प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन मीन्स आपका सर्वनाम। नेक्स्ट एडजेक्टिव वहां पे हो गया विशेषण। एडवर्ब्स हो गया वहां पे ये क्रिया विशेषण। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये इंग्लिश की जो हमारी व्याकरण है, इंग्लिश की जो ग्रामर, हिंदी की जो व्याकरण है, हिंदी की जैसे ग्रामर इंग्लिश की है वैसे हिंदी की भी अपनी व्याकरण है, ग्रामर, जिसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों लगभग एक जैसी है अगर आप ग्रामर को डीपली देखो, क्योंकि दोनों में है किसके लिए ग्रामर, जो हम इजीली जो भी सेंटेंस बना रहे हैं वो सही तरीके से सेंटेंस बन जाए, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसी को ग्रामर बोलते हैं। तो रूल्स आपके हिंदी लैंग्वेज में, कोई सी भी लैंग्वेज है, उसके अपने कुछ ना कुछ सेटअप रूल्स होते हैं। तो यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, लगभग थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से कोशिश करोगे समझने की तो लगभग एक जैसा है। ठीक है, सो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे 8 है, ये आपने देखे हैं। नाउ इसको हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे इजीली, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। ग्रामर, बेसिक ग्रामर में पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं, ये सारा। जब तक ग्रामर नहीं होगी तब तक आप बहुत अच्छी कमांड आप स्पोकन इंग्लिश में नहीं कर सकते, या राइटिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये बहुत जरूरी है ग्रामर पे कमांड होना। और जिनको नहीं मालूम है वो साथ के साथ वीडियोस देखते जाएं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम, किसी चीज का नाम हो गया, या किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम या पर्सन का नाम हो गया, उसी को संज्ञा बोलते थे। सेम यहाँ पे भी है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, कोई भी पर्टिकुलर नाम हो गया किसी आइडिया का। तो ये दीज लाइक पर्सन नेम, या आपका प्लेस का नेम हो गया, या कोई थिंग, कोई चीज होगी उसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कोई सा भी, जैसे दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, आपका लंदन हो गया, कोई टेबल हो गया, इस तरीके कोई टेबल होगी, चीज का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, कि राम, श्याम, ये भी जो भी ये नाम है उसको क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैरी यूजेस अ ब्लू पेन फॉर, किसके लिए, हर नोट्स। यानी कि जो मैरी है वो यूज करती है, ब्लू पेन यूज करती है अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि नाउन कौन से हैं, तो जैसे हमने ऊपर कहा नेम, तो मैरी नेम है, पर्सन का नेम है। और क्या, ब्लू पेन, कोई चीज है क्या, पेन, पेन है ना, पेन। ठीक है, तो कोई चीज है पेन, तो ये हो गया पेन है, इससे लिखने की कोशिश कर रही है। और क्या बना रही है, किसके लिए, नोट्स बनाने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए। ठीक है, नोट्स जो बनाते हैं आप लोग। सो दीज आर कीवर्ड्स। इस पूरे सेंटेंस में हमने नाउन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो यानी कि नाउन इज, क्या है नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर।
होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउन को? सर्वनाम, वहां भी आपने पढ़ा होगा। अब बच्चों आपने यहाँ पे ये चीज तो पढ़ लिया कि नाउन क्या है। नाउ जैसे हमने कहा कि राम मेरा दोस्त है, ठीक है। जब हम कंटिन्यू बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले नाउन का जिक्र करते हैं, उसके बाद बार बार उसका नाम नहीं पुकारते, उसकी जगह कोई एक वर्ड यूज होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन की जगह जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। उसके बाद ही इज माई फ्रेंड, ही यूज किया हमने, किसकी? दोबारा मैंने राम नहीं बोला, राम की जगह मैंने ही यूज कर लिया, तो दैट इज प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो डेफिनेशन देखो। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। आगे समझ में, मतलब जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होता है ताकि बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे है आई, मैंने अपने लिए आई हम यूज करते हैं। यू, कोई सामने जैसे आप बात कर रहे हो उसको तुम यू। इट, कोई चीज है उसके लिए एक बार नाम यूज करेंगे, दूसरी बार इट बोलेंगे। वी, हम। अस भी उसी का वो फॉर्म हो गया। देम हो गया उनके लिए, दोज। तो ये सारे जो हैं ये सारे प्रोनाउंस, ठीक है, जो आप नाउन की जगह यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस बना के देखो। आई वॉन्ट, ये लिखा है, आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। इसमें जो प्रोनाउन ढूंढने की कोशिश करो, एक तो हो गया आई, और क्या हो गया? हर, उसके बाद मी। आई, हर और मी, क्योंकि ये किसी की जगह यूज हुए हैं, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई मैंने अपने लिए यूज किया, मेरा नाम कुछ है जो नाउन है, उसके अपनी जगह मैंने आई यूज किया। हर, कोई लड़की है, उसका भी कुछ नाम होगा, तो नाम तो उसका नाउन हो गया, लेकिन हर यूज किया उसकी जगह, दैट इज प्रोनाउन। मी, ठीक है, मेरे लिए, विद मी मतलब मेरे साथ, तो मी वो भी अपने लिए यूज हुआ, तो ये भी नाउन की जगह यूज हुआ है। तो दिस इज क्या? दिस इज द सेंटेंस रिलेटेड टू प्रोनाउन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड वन इज वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, खाने का, जाने का, सोने का, पीने का, खाना पीना सोने से रिलेटेड, ये सारी क्या है? वर्ब। हम क्या काम मतलब कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का काम कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं तो दौड़ने का काम कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं तो खाने का काम कर रहा हूं, तो दिस इज वर्ब, ठीक है। आप समझेंगे हम डेफिनेशन से। वर्ब शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब क्या? कोई भी एक्शन, जैसे मैं खा रहा हूं तो क्या काम कर रहा हूं? खाने का। पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का, तो कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूं, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, गो, जाने से रिलेटेड। स्पीक, ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूं। ईट, खाने का काम। लिव, कोई चीज है, जी रहे हम, ठीक है। आर, ये भी उसी की जगह आर है के लिए यूज होता है, उसमें आपका प्लूरल फॉर्म में। एंड इज, ये सारी जो चीजें यूज हुए ये वर्ब की जगह यूज हुई हैं, ठीक है। इनमें से कोई मेन वर्ब है और कुछ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कुछ मेन वर्ब है, कुछ हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं वर्ब को, वो आगे भी हम देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का एग्जांपल अब देखेंगे, एक सेंटेंस में पहचानेंगे वर्ब को, जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन पहचाना। अब एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई लिसन टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट। आई लिसन टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट, यानी क्या क्या काम किया मैंने? पहले तो मैंने क्या किया? आई लिसन टू द वर्ड, मैंने क्या किया? वर्ड मतलब कोई जो वर्ड है उसको मैंने सुना। आई लिसन टू द वर्ड मतलब मैं पहले सुनता हूं जो भी बात बोली या जो भी वर्ड है, एंड देन रिपीट इट, फिर उसको रिपीट करता हूं। तो क्या काम किया? पहले सुनने का काम, फिर उसको रिपीट करने का काम। तो जो भी वर्क हुआ दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब कौन से हो गए? लिसन और रिपीट। क्लियर? सो फ्रेंड्स, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, ठीक है, विशेषता जो होती है। जैसे अब इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज or gives more information about noun or pronoun.
जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या उसके बारे में बताता है, या उसकी विशेष कुछ इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? इधर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी हमने सेंटेंस बोला, उसमें नाउन भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर उस सेंटेंस में उस नाउन की क्वालिटी बताई जाए, या नाउन की विशेषता बताई जाए, या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए, नाउन के बारे में बताया जाए या प्रोनाउन के बारे में बताई जाए, तो जो चीज उसके बारे में बताता है, दैट कीवर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कोल्ड, हैप्पी, यंग, ट्रू और फन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, सेंटेंस के फॉर्म में उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट। द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट। अब सबसे पहले इसमें नाउन पहचानो, जो हमने ऊपर बताया था, किसी का नाम और प्लेस का नाम या पर्सन का नाम या चीज का नाम। तो इसमें क्या है, एक तो गर्ल है, एक गर्ल है नाउन, और एक हैट है। ठीक है, एक गर्ल और एक हैट। हैट चीज होगी, गर्ल आपकी लड़की होगी कोई। ठीक है, तो ये नाउन है। अब नाउन तो है, बट वो किस तरीके की है, उसकी विशेषता जो बताएंगे वो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब इस गर्ल की विशेषता क्या है कि वो लिटिल गर्ल है, एक छोटी लड़की है। ठीक है, और जो हैट उसने पहनी है वो कैसी है, वो पिंक कलर की है, पिंक हैट है। यानी कि नाउन की विशेषता बता दी कि जो नाउन है लड़की, वो छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल, और जो हैट है उसके पास वो क्या है, पिंक कलर की है। तो उस हैट मतलब चीज थी, वो हैट थिंग थी, वो भी नाउन हो गया। उसकी क्वालिटी क्या बताई, वो पिंक कलर की है। सो कोई भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, उस कीवर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, या उसकी विशेषता, यानी कि विशेषता हिंदी में। ठीक है, विशेषण हो गया। सो हियर द कीवर्ड लिटिल एंड पिंक, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन गर्ल की क्वालिटी बता रहा है और हेड, जो नाउन हेड है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। सो द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हेड, यानी कि एक छोटी सी लड़की के पास क्या है, पिंक हेड है, पिंक कलर की हेड। हो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दी फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिफ्थ वन इज एडवर्ब। एडवर्ब को बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, एडवर्ब हिंदी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, वर्ब को क्रिया बोलते हैं और एडवर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, नाउ इसको समझने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव तो क्या था, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था, लेकिन जो एडवर्ब है वो भी थोड़ा ऐसे ही है, बट वो किसी और की क्वालिटी बताता है। जैसे एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब है वो या तो वर्ब को चेंज करेगा, वर्ब की तीव्रता बढ़ा देगा, या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, या खुद अपने एडवर्ब के बारे में बताएगा, कोई एक और एडवर्ब होगा उसी के बारे में बताएगा। तो ये ऊपर से अलग है। एडजेक्टिव में आपने क्या पढ़ा था, इन एडजेक्टिव, इन केस ऑफ एडजेक्टिव, उसमें कहा था हमने कि इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब किसमें, और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, बट एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाइज करता है किसको, या तो वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या कोई अनदर एडवर्ब को। ठीक है, और अगर आप यहां से समझेंगे तो ये जो शुरू के दो है, नाउन और प्रोनाउन, इसकी जो क्वालिटी बताता है या इसके बारे में जो बताता है उसको तो एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, जो इनके बारे में बताता है या इनकी क्वालिटी, इनकी तीव्रता को बढ़ाता है, या इसके बारे में, इन तीनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में भी बताता है, और खुद अपने एक कोई और एडवर्ब अगर यूज होगा उसके बारे में भी बता रहा है, तो वो भी एडवर्ब कहलाता है। क्लियर? अब हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल में जो कीवर्ड है स्लोली, या वेरी, या ऑलवेज, या वेल, या टू। क्लियर? ये सारे जो है कीवर्ड्स हैं जिनको एडवर्ब कहते हैं। अब हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। कोई सेंटेंस दिया होगी, यस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली, यानी कि मैंने हिंदी में अगर अनुवाद करें तो क्या है कि कल जो मैंने लंच किया वो बहुत तेजी से किया, क्विकली किया। तो यहाँ पे देखो काम क्या है, काम है खाने का, खाना खाने का, लंच करने का, यानी कि खाना खाने का। वो तो थी वर्ब थी एट, यानी कि सेकंड फॉर्म वर्ब की।
तो खाना खाने का काम कर रहा था, लेकिन जो खाना खाया, जो वर्ब जो भी मैंने काम किया वो बहुत क्विकली किया, तो यानी कि वर्ब की तीव्रता बढ़ा दी। खाना खाया तो खाने का काम तो खाने का हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से खाया, बहुत तेजी से खाया, तो वर्ब की वो बता दी विशेषता, यानी कि वर्ब को भी और इंटेंसिटी उसकी बढ़ा दी, तीव्रता बढ़ा दी। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एडजेक्टिव को पहले छांटने की कोशिश करना। जैसे हमने कहा शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या हो गया, नाउन, ब्यूटीफुल क्या होगी, गर्ल की विशेषता बताई, गर्ल क्या थी, नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। बट अगर मैं ये कहूंगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें क्या हो गया, गर्ल से पहले क्या यूज हुआ, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ब्यूटीफुल तो है, सुंदर नहीं है, वो वेरी ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल से भी उसकी तीव्रता बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, ब्यूटीफुल से भी ज्यादा, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल। तो जो वेरी है दैट विल बी कॉल्ड एडवर्ब, क्योंकि उसने ब्यूटीफुल की इंटेंसिटी बढ़ा दी। और ब्यूटीफुल क्या था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है, वो कौन बढ़ाता है, एडवर्ब। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा। सो क्विकली, फास्टली, जैसे ही रन फास्ट या ही रन्स फास्ट, मतलब वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। लेकिन दौड़ता क्या है, दौड़ने का काम कर रहा है, लेकिन दौड़ना क्या होगा, रन, रन तो होगी वर्ब। मैंने कोई सेंटेंस बताया ही रन्स फास्ट, तो इसमें ढूंढो क्या है, इस सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ है, एक तो रन यूज हुआ है, रन क्या है, वर्ब, फास्ट मतलब तेज, तो क्या ही रन फास्ट, तो क्वालिटी बता रहा है। लेकिन अगर हम कहें ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट की भी तीव्रता बढ़ा दी, एक तो फास्ट यूज हो गया, मतलब क्वालिटी बताई, उससे भी तेज, वेरी फास्ट, तो दैट इज कॉल्ड वर्ब, वेरी इज एडवर्ब, सॉरी, वेरी इज एडवर्ब। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ, ये जो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नेक्स्ट इज सॉरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिए, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिए। 6th वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये क्या करता है, दो जो वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे डेफिनेशन में भी बताया है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ये क्या करता है, जो नाउन यूज हुआ और प्रोनाउन यूज हुआ, उसका दूसरे वर्ड से जो है, जो भी उस सेंटेंस में वर्ड यूज हो रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है। जैसे कोई भी चीज हमने रखी है, तो कहाँ है, टेबल के ऊपर रखी है, कहाँ रखी है, ऊपर, ऑन द टेबल, या टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, ठीक है, या इन हो गया, टू हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, एट हो गया, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर प्रीपोजिशंस। एग्जांपल में भी दिया है, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट, ये सारे आपने छोटे छोटे जो कीवर्ड हैं, ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ये आपने सेंटेंस में पढ़े होंगे। ये क्या करते हैं, एक को दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे वर्ड से। एग्जांपल से समझेंगे, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू, यानी कि मैंने जो है चाबियां टेबल के ऊपर छोड़ी है आपके लिए। मैंने कीज मतलब चाबियां, मैंने कीज या टेबल के ऊपर रखी है, किसके लिए, आपके लिए। तो कनेक्टिविटी बताई ना इसने, कीज कहाँ है, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, और किसके लिए, फॉर यू, आपके लिए। तो ऑन और फॉर, जो यहाँ पे ऑन और फॉर यूज हुआ, ये किसके लिए यूज हुआ, दिस इज क्या है, दीज आर प्रीपोजिशंस। तो किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रीपोजिशंस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यूज है, और एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आता है ये, कि कहाँ पे एट आएगा, गलत दे देंगे, फिर एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको आएगा, या करेक्शन के लिए आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। नाउ 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, कंजंक्शन जैसे इसका मीनिंग से समझ में आ रहा है, जोड़ने का काम करता है। सो इट जॉइंस टू वर्ड्स, आइडियाज, phrases together and shows how they are connected, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे कह रहा है कि कंजंक्शन जो कीवर्ड है वो क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, या आइडियाज को जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, आई वॉज हॉट एंड टायर्ड बट स्टिल फिनिश्ड इट। I was hot and tired, but
स्टिल फिनिश्ड इट। अब यहाँ पे देखो एंड यूज हुआ और बट यूज हुआ। यहाँ पे हॉट और एंड टायर्ड, इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, एंड का यूज किया। सो इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। आफ्टर दैट बट लगाया, इसने क्या किया, ये जो लास्ट का पार्ट है स्टिल फिनिश्ड इट, बट स्टिल फिनिश्ड इट, इसने क्या किया, फर्स्ट पार्ट और लास्ट का जो पार्ट है इसको कनेक्ट करने के लिए हमने बट यूज किया। ठीक है, यानी कि थका हुआ था, ये हॉट एंड टायर्ड था, बट स्टिल फिनिश्ड इट, तब भी फिनिश किया उसने। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या करता है, इट कनेक्ट्स या जॉइंट्स आइदर टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, और क्या करता है, शो क्या करता है, हाउ दे आर कनेक्टेड, और ये शो करते हैं किस तरीके से वो कनेक्टेड है। तो किस तरीके से हमने एंड का यूज किया एंड किस तरीके से हमने बट का यूज किया, ताकि उस सेंटेंस का प्रॉपर सेंस बन सके। तो वो कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, वो हम कंजंक्शन के थ्रू हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दीज लाइक एंड, और, बट, बिकॉज, yet, so, when these words or keywords are used in a sentence, that sentence is connected using what? Conjunction। जो भी सेंटेंस के पार्ट्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, कंजंक्शन से। तो ये कंजंक्शन से। ठीक है, तो 7th preposition is finished। Now come to the last preposition, that is interjection। Last one is interjection। ठीक है, लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। नाउ इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, अ वर्ड, देखो डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट इज अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, इट इज अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। यानी कि एक वर्ड या फ्रेजेस जो क्या करता है, फ्रेज जो एक्सप्रेस करता है क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे वाओ, ओह, आपने सुना होगा वाओ, ब्यूटीफुल, वाओ जो यूज हुआ दैट इज इंटरजेक्शन। या आपने ये दिया हुआ यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, आउच, कुछ हो गया अचानक, हे, अचानक, ओह, कोई गलत चीज उसको वैसे कोई इंफॉर्मेशन सुनाई दी, एकदम एकदम से किसी को कुछ ऐसा अचंभित हो गया, ओह, या वॉच आउट, ध्यान दो। ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स ये क्या करते हैं, आप भी यूज करते होंगे सेंटेंस में, जब आप बोलचाल में आप यूज करते, ओह, वॉच आउट, या हे, ये सारे जो है, वाओ, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, स्ट्रांगली इमोशंस को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, किसको, स्ट्रांग इमोशंस को। सो दीज वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शन। Now try to understand using any example देखो, sentence देखो, wow, I passed my English exam, wow, I passed my English exam, wow, मैंने जो है इंग्लिश एग्जाम अपना पास कर लिया, मैं सफल हो गया, उसमें सफल हो गया। ठीक है, I passed my English exam, so wow, so the sentence में, इस complete sentence में the word wow, और देखो इसमें ये वाला इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है मैक्सिमम टाइम। सो थ्रू दिस यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई कि ये क्या है, इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने आज ये पढ़ने की कोशिश की, टुडे वी लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने थे, फिर से एक बार रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर। फर्स्ट इज नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. So these are 8 parts of speech. In short, noun क्या है, जो name क्या है, name of a person, या तो किसी पर्सन का नाम होगा, या प्लेस का नाम होगा, या थिंग का नाम होगा। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है, ताकि नाउन की बार बार हमें उसका नाम वगैरह बार बार रिपीट ना करना पड़े, जैसे राम, श्याम, अगली बार हम उसको बोले वह है, ऐसे करके, या सिटी को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसकी जगह प्रोनाउन यूज होता है। थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया यानी कि एक्शन, जो आप काम कर रहे हो, खाने का, जाने का, दौड़ने का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब। फोर्थ वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो हो गया, गर्ल तो नाउन हो गया, ब्यूटीफुल है लेकिन सुंदर है, सुंदर लड़की, तो नाउन तो लड़की हो गया, सुंदर क्या होगी, विशेषता उसकी, यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है,
ये एडजेक्टिव का अर्थ है नाउन और प्रोनाउन की जो ऊपर फर्स्ट टू है इनकी विशेषता बताता है या उसके बारे में बताता है। नाउ फिफ्थ वन इज एडवर्ब। जो एडवर्ब था वो क्या करता है, वो एडजेक्टिव या वर्ब या खुद दूसरा एडवर्ब उसके बारे में बताता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है। जैसे यहां था वेरी ब्यूटीफुल या क्विकली, तो वेरी हो गया, क्विकली हो गया, स्लोली हो गया, ये सारी क्या है एडवर्ब। सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हो गया कि कोई दो वर्ड का कनेक्शन बताता है या नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन बताता है। जैसे आपका हो गया एट, ऑन, इन, ऑफ, फॉर, ये सारे दीज आर प्रीपोजिशन। सेवेंथ इज कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो फ्रेजेस को या दो वर्ड को जो ज्वाइन करता है और प्रॉपर सेंस में उनके बीच एक कनेक्टिविटी बताता है, उसको बोलता है कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल एंड, और, बट, बिकॉज, यट, सो, ये सारे क्या हैं कंजंक्शंस। लास्ट वाज क्या था जो हमने पढ़ा था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जैसे मैंने कहा जो स्पेशल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस जो दर्शाता है वो वर्ड, वो कीवर्ड दैट, जैसे वाओ, ओह, वॉच आउट, दीज आर इंटरजेक्शंस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ने की कोशिश की, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में, जिसका स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में या ग्रामर में या सेंटेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका इसमें। सो यू हैव टू नो इट, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऑल दीज जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको कोई भी इतना सेंस होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस आपको दे दें, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकें। सो यहां मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। नाउ अब आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा हो एस्पिरेंट्स, दे कैन चूज एनी सेंटेंस। अपना एक नोटबुक बुक पकड़िए या जो भी कोई प्रैक्टिस सेट देखो, उसमें कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस आप इस आज के इस लेक्चर के बाद आपके क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू मेनी सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस में पेंसिल से मार्क करने की कोशिश करो कि नाउन है, ये क्या है इस सेंटेंस में, नाउन का क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ऐसे अगर आपने 4-5 पेज भी लगा दिए तो इससे मतलब अगर आप उसको अच्छे से हर सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इट मींस आपका आज का जो लेक्चर जो मैंने पढ़ाया, जो सेशन रहा, जो वीडियो मैंने बनाया, ये सक्सेसफुल रहा और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं आज या वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने ग्रामर के 4-5 वीडियोस अपलोड किए हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लें एंड तो आगे भी कंटिन्यू आपको समझ में आएगा। कोई भी वीडियो मिस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर मिस हो जाएगी चीज, आगे समझ में नहीं आएगी। एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश का जो फोबिया है, मुझे मालूम है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ये डर निकालना है। इसीलिए यही मेरा इसमें मोटिव है कि इंग्लिश लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश का जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, और जो रिमोट एरियाज में खासतौर पर, या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे हैं जिनकी ग्रामर पे बहुत अच्छी कमांड नहीं है, वो मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। एंड हम नेक्स्ट अब मैं कंटिन्यू इस सीरीज को भी कंटिन्यू साथ साथ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी बेसिक ग्रामर आपकी एक पढ़ा दूं, आपका जो फोबिया है वो हट जाए। फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जैसे एसएससी में आता है, किसी डिफेंस के एग्जामिनेशन में आता है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स को मैं जो एक जगह कंबाइन करके मैं कोशिश करूंगा कि वो 1 by 1 जो है प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के एग्जाम में, पेपर में या जो भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या बोर्ड के एग्जामिनेशन में ग्रामर कैसी पूछी जाती है, तो हम वहां से ज्यादा आपका जो है समझ में आएगा। इसीलिए मैं एक बेसिक उस ग्रामर का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो मैं वो पहले बेसिक ग्रामर का आइडिया चैप्टर वाइज, आपको 8-10 चैप्टर होते हैं इसमें, मेन पार्ट वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा उस एक्सरसाइज पे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होगा और उसी से आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। सो प्लीज बने रहिए एंड कोशिश करें हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने की। अपने फ्रेंड्स हो गए, गांव के लोग हैं तो हर गांव में बच्चे होते हैं, अपने स्टूडेंट्स या 10th का हो, 12th का हो या
प्राइमरी सेकेंडरी के बच्चे उसको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगे तो बच्चा पढ़ेगा ही ना, आगे जाएगा तो अभी से ग्रामर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और लगभग समझ में सबको आ रही होगी। एंड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, रिलेटिव्स को जोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक ग्रामर तो हर जगह ही आती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एंड थैंक यू सो मच।